Hello and welcome back to my channel Average Aspirant. In this video, we'll be discussing the prelims paper of 2023. So considering less than 100 days are left for the examination, so let's not waste any further time and directly jump to the what question number 1 says. So consider the following statement. Jhelum River passes through Wooler Lake. Krishna River directly feeds Koleru Lake and meandering of Gandak River formed Kanwar Lake. So while solving the question in the examination, I knew ये 6 जो भी नाम दिए हुए हैं यहाँ पे झेलम वूलर कृष्णा कोलेरू गंडक कन्वर आई न्यू अबाउट ऑल ऑफ देम। ठीक है, मेरे को इन सब के बारे में पता था कहाँ कहाँ लोकेटेड है। इसके बेसिस मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया था बट मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया था एग्जामिनेशन में। सो लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो झेलम रिवर passes through Wooler Lake. So we know that Jhelum River is located in J&K and Wooler Lake is the largest freshwater lake in India. So yes, I knew that Jhelum River passes through Wooler Lake. In the second statement, Krishna River directly feeds Koleru Lake. अब मेरे को एग्जाम में लग रहा था कि कृष्णा रिवर भी डेल्टा अपने ईस्टर्न साइड बनाती है एंड कोलेरू लेक भी अपने मैप के ईस्टर्न साइड लोकेटेड है। सो यस, इट गेस किया था मैंने एग्जामिनेशन में कि कृष्णा रिवर कैन फीड कोलेरू लेक, बट द आंसर इज रॉन्ग. It doesn't directly feed Koleru Lake, and Koleru Lake is fed by other small rivers. Meandering of Gandak River formed Kanwar Lake. तो ये भी बिहार में लोकेटेड है, and this is also located in somewhere in बिहार. तो मेरे को लग रहा था कि yes, meandering of Gandak River will form Kanwar Lake, and again this statement is wrong. Meandering of Budi Gandak forms Kanwar Lake. So while I read the options, so yes, all the statement 2 and statement 3 are wrong, and यहाँ पे only statement 1 is right. So this answer turns out to be only 1. So I got this question wrong in the examination. And if you are doing the PYQ analysis, then you need to go a little depth of in you need to go a little depth in each and every question. So what can we learn more from this question is which is the largest saline water lake in India? That is Chiliga. Jhelum, where does the Jhelum river originate from? Verinag in the Pir Panjal range. It is located in J&K. Krishna river originates from Mahabaleshwar, which is located in Maharashtra, and Gandak river, Kanwar lake, these are located in Bihar. ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो रामसर साइड, दिस इज ऑल्सो रामसर साइड. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. सो ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था और थोड़ा इसमें स्टैटिक की भी नॉलेज लगती है. और क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मुद्रा पोर्ट थोड़ा करंट अफेयर्स में था वो टाइम पे न्यूज में, एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट एंड ऑल इज व्हाट यू रीड इन ज्योग्राफी एनसीईआरटी. सो लेट्स रीड व्हाट द क्वेश्चन सेज. Kamarajar port is the first major port in India registered as company. This I didn't know in the examination. मुद्रा पोर्ट इज द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया. ये मेरे को एग्जाम में पता था कि अदानी की कंपनी ने मुद्रा पोर्ट को टेक ओवर कर लिया है. एंड विशाखापट्टनम इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. दिस आई न्यू इज रॉन्ग बिकॉज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इज जेएनपीटी बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई, सो आई नो दिस. एंड ये तो बचा, ये सही है, ये गलत है, तो आपको ऑप्शन बचता है ओनली 1 या ओनली 2. तो ऑल 3 तो नहीं होगा क्योंकि वी गॉट दिस रॉन्ग. तो आप स्टेटमेंट 1 को देखोगे, कामराजार पोर्ट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी. सो मैंने इसको तुक्के में सही मारा था और ये स्टेटमेंट सही भी है. इट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. और इफ यू गूगल इट एंड इफ यू रीड अबाउट इट तो यहाँ पे आप देखोगे कामराजार पोर्ट लिमिटेड भी आता है. सो इट इज रजिस्टर्ड एज कंपनी. सो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा. सो इन द एग्जामिनेशन यू टेक अ रिस्क. जैसे ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया यहाँ पे, आई वॉज बैकिंग माई नॉलेज विद वॉट आई रेड इन द ज्योग्राफी एनसीईआरटी, बट आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग. एंड हियर ऑल्सो I knew 2 statements मतलब thoroughly because this is wrong and this is right. And इसके ऊपर मैंने थोड़ा guesswork किया था and I marked only 2 and I got the only 2 as the right answer. So moving on to the third question. The third question says how many of the above are deciduous trees. So again रेट्रोस्पेक्टिव में जाऊंगा तो मैंने एग्जाम के टाइम तो इसे नहीं पढ़ पाया था, पर अभी भी मैं सॉल्व करूंगा. जैसे मैंने आईएफएस का मेंस दिया अभी, तो यहाँ पे मेरे को पता था कि दिस इज अ एवरग्रीन ट्री एंड दीज 2 आर डेसिडियस ट्री. सो इसका आंसर है वैसे ओनली 2, बट एग्जाम में मेरे से ये भी गलत हो गया था और मैंने इसको तीनों को डेसिडियस मारा था बिकॉज आई डेंट नो दैट जैकफ्रूट इज एन एवरग्रीन ट्री. और महुआ और टीक एंड अदर ट्री स्पीशीज विच आर डेसिडियस आर टीक, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सैंडलवुड एटसेट्रा. और भी आप देख सकते हो गूगल करके. So we go into depth of each and every questions. We try to go into depth जितना हम नॉलेज सीख कर सके इससे, ताकि ये टाइप के क्वेश्चन अगर नेक्स्ट ईयर आए या 2026 में आए, so we are able to solve them. अब let's move on to the fourth question. The fourth question, ये भी क्वेश्चन मेरा एग्जाम में गलत हुआ था. The paper is very tough. The कट ऑफ गई थी पेपर की 75 and I scored approximately 77 marks. So yes, यहाँ पे क्वेश्चंस मेरे ज्यादा गलत हो रहे हैं और सबके गलत हुए थे बेसिकली क्योंकि कट ऑफ उसकी बहुत नीचे गई थी. So India has more arable area than China. This statement is wrong.
China has more arable area than India, considering the sheer size of China, which is way much bigger than India. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, बट ये एग्जाम में मैंने गलत मार दी थी. मुझे लग रहा था कि अगर एरेबल एरिया चाइना का होगा तो इरिगेटेड एरिया भी चाइना के अंदर ज्यादा होगा, बट दिस इज रॉन्ग. इरिगेटेड एरिया इंडिया के अंदर ज्यादा है. सो इसका आंसर या तो ओनली वन होगा, ओनली टू होगा. अब यहाँ पे देखोगे, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना. दिस आई न्यू कि इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इज वेरी लेस. सो this statement is wrong. So यहाँ पे again the answer turn out to be only one, and this statement was this question again I got it wrong in the examination, because this question was a little on the tougher end, because it involves you need to know facts and back with your knowledge. तो यहाँ पे एक फैक्ट तो मेरा गलत हो गया था. द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज मोर एज कम्पेयर टू चाइना. तो ये मुझे लग रहा था कि चाइना का ज्यादा है, बट ये स्टेटमेंट सही है, एंड दीज टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ठीक है. So let's move on to the fifth question. The fifth question says, which one of the following is best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? So repeated falls in sea level आप देखोगे तो it is talking somewhere about tide, and extensive marshland इन सब में से tide से run of Kutch के बारे में हमको पता है कि you have seen आप YouTube पे वीडियोस भी देखोगे, बहुत सारे रन ऑफ कच्छ के सॉल्ट पैन के जो धोलावीरा को रोड जाती है, which is called road to heaven, which turns out to be marshland when the tide, when the water recedes, and when the water comes back again, तो एक बहुत पिक्चर्स क्यू वो लगता है, सीनरी टाइप लगती है. सो यस, ये क्वेश्चन मेरे को पता था. तो रिपीटेड राइज एंड फॉल्स ऑफ सी लेवल की वजह से एक मार्शलैंड फॉर्म हो रहा है, दैट इज फॉर्म्ड इन रन ऑफ कच्छ. सो दिस आई न्यू इन द एग्जामिनेशन एंड आई कुड सॉल्व इट वेरी वेल. Eliminate and rutile. So let's see fifth question again into some more depth. So Bhitarkanika mangroves कहाँ पे हैं? Bhitarkanika mangroves are located in Odisha, which are famous for saltwater crocodile. So Marakanan salt pan are located in Tamil Nadu, which is the largest salt pan in Tamil Nadu. And Naupada swamp is located in Andhra Pradesh, and Run of Kutch, which is found by repeated fall in sea level, and it is a very big marshland in the state of Gujarat. So ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich resources of which of the following? ठीक है. तो ilmenite and rutile abundantly available in the certain coastal tracts of India are rich source of which of the following? ठीक है. तो ये basically अब यहाँ पे this question also I got it wrong in the examination, but you can see three options are very similar, और ये एक अजब सा अलग सा दिया हुआ है टाइटेनियम का. तो यहाँ पे लोगों ने एक ट्रिक बताई थी कि यू कैन डू ऑड वन आउट. तो इसका आंसर वैसे टाइटेनियम है. और इफ यू वांट टू गो लिटिल इनटू द मोर डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, बॉक्साइट का और क्या है, सॉरी एल्यूमिनियम का और क्या है बॉक्साइट, कॉपर का और क्या है चैल्कोपराइट, एंड आयरन का और क्या है हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट. तो तो ये बेसिकली और ही पूछ रहा है. तो टाइटेनियम के और है इल्यूमिनाइट एंड रूटाइल. सो अगेन आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन. सो मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन. About 3/4 of the word cobalt, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by. So इसका आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. दिस आई न्यू. इसका आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यहाँ पे मैंने बोट्सवाना भी मार्क कर रखा है. इफ यू सी, अगर जिसने 2023 की पीवाईक्यू की होती और उसको 2025 में क्वेश्चन आया होता तो उसको पता होता कि बोट्सवाना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, अर्जेंटीना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, एंड कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, एंड डीआरसी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट. सो दिस इज अ रिपीटेड थीम. अगेन एंड अगेन यूपीएससी हैज बीन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन अफ्रीका की मैपिंग पे, वहां के मिनरल रिसोर्सेज की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव गुड रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स. तो उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एंड लेक्स हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गए, अफ्रीका की मैपिंग में व्हाटएवर यू सी विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज डू इट. सो अगेन अ क्वेश्चन ऑन द कॉन्गो बेसिन, रिपीटेड थीम. बार बार अफ्रीका के ऊपर क्वेश्चन पूछती है, और अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हेनेवर यू डू मैपिंग, प्लीज डू मैपिंग ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका वेरी थॉरली. सो दिस क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन. कॉन्गो बेसिन में आप कंट्रीज देखोगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गैबॉन एंड इक्वेटोरियल गिनी. तो इसका आंसर विल टर्न आउट टू बी कैमरून. सो एक मुझे याद नहीं मैंने इसका एग्जाम में क्या मारा था, बट टेक अ लर्निंग फ्रॉम हियर. इसको याद कर लो कौन सी कंट्रीज कॉन्गो बेसिन के पार्ट है, एंड इसका आंसर तो कैमरून है. ठीक है. वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन है. नाइन्थ क्वेश्चन पे आओगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री. Bilgiri Rangan hills constitute easternmost part of Satpura, and Seshachalam hills constitute the southernmost part of Western Ghats. Again, ये क्वेश्चन में आपको I have read about
Amarkantak Hills. I have read about Seshachalam Hills. I read about Bilgiri Rangan Hills. But still, let's see. Question थोड़ा difficult है solve करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अमरकंटक हिल्स आर लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड नॉट सह्याद्री बट सतपुरा. सो ये तो पता था. ठीक है, इन दोनों के बीच से कौन सी रिवर बहती है? नर्मदा बहती है विंध्यास एंड सतपुरा के बीच में से. तो सह्याद्री नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बिलगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज. सतपुरा नहीं है, बिलगिरी रंगन हिल्स आर लोकेटेड इन द कर्नाटका, सो हेंस इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सतपुरा रेंज. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट नहीं है, ईस्टर्न घाट्स के पार्ट है, एंड दिस इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. सो ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर wrong. So the answer turns out to be none. So moving ahead with the 10th question, with reference to the projects on with reference to India's projects on connectivity, consider the following statement. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. ये तो मेरे हिसाब से पता ही होगा, सिलचर टू पोरबंदर कनेक्ट करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है. ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर टू चांगताई इन थाईलैंड वाया म्यांमार. तो ये भी यू रीड इन करंट अफेयर्स की ट्राइलेटरल कॉरिडोर जो पास होता है दैट कनेक्ट्स मोरे और थाईलैंड में कहाँ पे कनेक्ट करता है? मायसौत. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग, बट ये एग्जाम में मैंने सही मार दी थी और इसको गलत मारा था, तो ये मेरा गलत भी हो गया था आंसर वैसे. एंड बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स बनारस वाराणसी टू Kunming. This statement is also wrong. It connects Kolkata to Kunming in China. So all the statements given above here are wrong. So be very cautious when you attempt such type of questions because these are very factual and these require a very in-depth knowledge. So अगर आपको नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं because but still you can try to attempt if you want to maximize your marks. The 11th question says, consider the following statement. Statement 1. Despite having uranium deposits, India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. So the statement is absolutely right. And यहाँ पे हम because लगा देंगे और पढ़ेंगे because uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. So yes, a data is given here. So be very cautious when you read such type of data in the question. और यहाँ पे data की वजह से ये question wrong है. ठीक है, तो statement 1 is wrong. तो your answer directly turns out to be statement 2 is incorrect. Directly इसका answer C हो जाएगा. But if you are doing analysis, you go in depth of each and every question, you see कि power generate करने के लिए uranium enrichment सिर्फ 4 to 5% का होना चाहिए. ठीक है. For research purposes, uranium enrichment is required up to 20%, and for weapons, it is required up to 90%. So yes, this is wrong, and here the answer directly comes out to be C. If you read the 12th question, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एक्सट्रीम दी हुई हैं. ठीक है. बट सो आपका एक ही काम है इस क्वेश्चन में कि विच इज द मोस्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट, यू फाइंड इट आउट. So consider the following statement. Marsupials are not naturally found in India and marsupials can thrive only in mountain grasslands with no predators. यहाँ पे because लगा के देखोगे क्या स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई कर रही है. Let's read the question again. Marsupials are not naturally found in India because marsupials can thrive only in mountain grasslands with no predators. तो मेरे को तो दोनों स्टेटमेंट एक्सट्रीम लग रही थी एंड आई न्यू दैट इन दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत है एंड एग्जामिनेशन में आई हैड टू फाइंड विच इज द मोस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट. और एग्जामिनेशन में टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट नो व्हाट आर मार्सुपियल्स. तो मार्सुपियल्स आर टाइप ऑफ स्पीशीज लाइक कैंगरू जहाँ पे जो बच्चा होता है उनके मदर के पाउच में बड़ा होता है. तो यस, अगर आपको ये पता है तो दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया. दिस स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी वेरी ट्रू एंड मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन, ये गलत है. तो इसका आंसर भी डायरेक्टली आपका सी हो जाएगा. So in the examination also, I found that this statement is more extreme than this. So I marked this statement wrong, and luckily I got the answer right. So in the 13th question, invasive species specialist group that develops global invasive species database belongs to which one of the following organization? इसका आंसर तो I didn't know, but लग रहा था कि इसका IUCN ही होगा क्योंकि IUCN बहुत सारे डेटाबेस मेंटेन करता है, रेड लिस्ट मेंटेन करता है, लिस्ट ऑफ वल्नरेबल इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, एंड आउट ऑफ ऑल द 4 ऑर्गेनाइजेशन ये IUCN ही करती है, ये मेरे को पता था. तो इसका आंसर लॉजिकली यू कैन गो विथ IUCN ऑल्सो, और इसका आंसर IUCN भी है. So 14th question talks about 3 species which are lion-tailed macaque, Malabar civet and sambar deer, and how many of the above are generally nocturnal or most active after sunset. तो nocturnal मतलब which are most active after sunset. So species based question ये पेपर में बहुत आए थे and majority of the questions सबके गलत हुए थे. मेरे तो गलत हुआ था, ये क्वेश्चन तो मेरा भी गलत हुआ था because nocturnal पूछा था और I had no clue. I knew that Malabar civet are critically endangered species which are found in Western Ghat and maybe they are nocturnal. And lion-tailed macaque
is an endemic and endangered species. You can see the photo of lion-tailed macaque over here, are endemic and endangered species which are located on endemic to Western Ghats. And but they are not nocturnal, and these two species are nocturnal. It was the question on the tougher end. I got it wrong in the examination. I tried to attempt it, but the question was wrong. तो स्पीशीज का क्वेश्चन काफी टफ था. मलाबार सिवेट का, दिस इज द फोटो ऑफ मलाबार सिवेट, थोड़ी कैट टाइप लगती है. इट इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज विच इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट. एंड सांबर डियर आर नॉर्मल हिरन जो होती है. ठीक है, तो you will see that this is not an nocturnal species and these two are nocturnal. और इसमें भी when I read the answer कि this is diurnal as well as nocturnal. So तो इसका पर यूपीएससी के आंसर की मैं दोनों दे रखा है. ठीक है. So moving on to the 15th question. This is ये किसी को पता होगा तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेगा. Which one of the following organisms perform waggle dance for other of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food? Waggle dance तो सबको पता है कि हनी भी करती है, which is a means of communication. So yes, this was the question that I knew in the examination. Species के question, the point here is to understand कि you cannot go and read about thousands of species because you don't know what are they going to ask in the examination. But believe me, the questions require little common sense and a little presence of mind. You might get few questions wrong, but you will have to net positive आपका net score आपका positive ही आएगा if you try to attempt maximum questions and try to stay try to focus with little presence of mind in the examination. So I knew that waggle dance is done by honeybees, which is a means of communication. तो यहाँ पे भी आप statement देखोगे, which of the following organism perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food. So this also talks about some kind of communication. So yes, इसका आंसर C ही होगा. 16 type of question I have discussed in the PYQ video, which I'll put in the I button over here. So this question says कि some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, and some mushrooms have bioluminescent properties. तो यार ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है तो मैं तो आई डोंट वेस्ट एनी टाइम, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है कि नहीं, बट मेरे को पता है कि सम लिखा हुआ है. सम मतलब एक मशरूम की तो कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकती है. कोई एक मशरूम होगा जिसकी कोई साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई एक मशरूम होगा जिसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई एक मशरूम होगा जिसकी बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी हो सकती है. तो मैंने तो ऑल फोर मार दिया था और इसका आंसर ऑल फोर ही है. अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन, स्पीशी बेस्ड क्वेश्चन, व्हिच आई गॉट इट रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन. एंड पता नहीं, consider the following statement regarding the Indian squirrel. The first statement says they build nest by making burrows in the ground. Maybe, I don't know, maybe I left this question in the examination because तीनों statement के बारे में मेरे को idea नहीं था. So they build nest by making burrows in the ground. They store their food materials like nuts and seeds in the ground and they are omnivorous. ठीक है. So यहाँ पे they don't build nest. They don't build nest by making burrows in the ground because they are tree dwelling species. So Indian squirrel are tree dwelling species and do not build nest by making burrows. तो ये statement तो गलत हो गई, and these two statements are right when it comes to Indian squirrel. But believe me, even if you don't know, there is no harm in such type of question. You can leave, क्योंकि इतनी सारी चीजें गिलहरी के बारे में पढ़ना है, ओमनीवोरस है कि नहीं. ये तो मेरे को लग रहा था यार घास ही खाती है, हर्बीवोरस होगी, पर नहीं, कीड़े वीड़े भी खाती है, थोड़ी कार्निवोर भी है, थोड़ी हर्बीवोर भी है, तो ओमनीवोरस है. तो ये पता था कि दे स्टोर देयर फूड लाइक नट्स इन द ग्राउंड, बट बरो वरो करके नेस्ट बनाते हैं. दिस आई हैड नो आइडिया एंड द स्टेटमेंट इज रॉन्ग आल्सो. द आंसर इज ओनली 2. So moving on to the next question. Again 18th question आप देखोगे, the similar type of question. Some microorganisms can grow in environment with temperature above boiling point of water. Some, maybe there can be one, there are lakhs and crores of microorganisms. There can be one microorganism that can survive in hot water. Some microorganism can grow in environment with temperature below freezing point of water. Maybe there can be some microorganism, and some microorganism grow in acidic environment. तो इसका आंसर भी without any wasting any further time, without any overthinking, some दिखा, मैंने इसको all three मारा, and the statement and the question was right. 19th question will also require a little presence of mind. Again, it is a species based question. So यहाँ पे बहुत सारे species based question आए थे. So presence of mind से you can, अगर आप 5 question solve कर रहे हो, then you can get at least 3 questions right and 2 questions wrong. There is no harm in that. Your net score will be positive. अब यहाँ पे भी आप देखोगे, which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from hole in a tree or a log of food. तो ये जो टूल बना रहा है, तो जो भी एक स्पीशी होगा जो टूल बना रहा है और इंसेक्ट निकालने के लिए या होल करने के लिए, दैट मीन्स दैट स्पीशी इज वेरी स्मार्ट. दैट स्पीशी इज वेरी स्मार्ट, देन इट हैज टू बी समवन वेरी क्लोज टू होमोसेपियन. तो सबसे
कॉमन सेंस लगा के मैंने ओरंगुटान मारा था और इसका आंसर ओरंगुटान ही है. 20th क्वेश्चन, आई हैड नो आइडिया बट ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री टाइप या ओनली फोर टाइप के क्वेश्चन. सो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ओनली वन और ओनली फोर तो नहीं होगा, बिकॉज आई कुड सी दैट इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोकार्बन यूज. तो लुब्रिकेंट मेरे को लग गया था कि लुब्रिकेंट में हाइड्रोकार्बन वगैरह यूज नहीं होता है. तो आई एलिमिनेटेड दिस, एंड इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था, बट आई टुक अ रिस्क एंड ओनली थ्री मारा मैंने. तो इसका आंसर ओनली थ्री निकला. एंड ऑल्सो द ऑप्शन दैट आई चूज आर ऑल्सो राइट. तो लुब्रिकेंट्स आर मेड अप ऑफ ऑयल और ग्रीस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनमें से किसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज हुआ है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं? दीज आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिनमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन एटम्स होते हैं. तो लुब्रिकेंट से ही मेरे को लगा था कि ये तो नहीं होगा, एंड आई एलिमिनेटेड दिस. एंड ऑल फोर नहीं लग रहा था, एक आपने एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, तो यू हैव लेफ्ट विद ओनली टू और ओनली थ्री, सो आई वेंट विद ओनली थ्री, एंड दिस आंसर भी ओनली थ्री है. इन द अबव थ्री स्टेटमेंट्स, इन द अबव थ्री ऑप्शंस, हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड. ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड, आई मीन. ठीक है, एरोसोल्स आर hydrocarbon based, which are mainly propane and butane, and foam agents are also hydrocarbon based. Fire retardants are hydrocarbon based. Question 21 says, consider the following statement. So this is also statement one, statement based question. अगर इसमें से आपको एक भी statement गलत लगती है, then you can go with your answer directly. But this question talks about InvITs. What are InvITs? InvITs are pool of funds from investor for infrastructure projects. तो investor से project पैसे लिए जा रहे हैं, and which is been invested in infrastructural projects. तो statement one with regarding InvITs, the interest income from the deposits in infrastructure investment trust distributed to their investor is exempted from tax, but the dividend is taxable. तो यहाँ बट मैंने देखा था, बट देख के मेरे को थोड़ी फिशी सी फीलिंग आ गई थी, तो मैंने स्टेटमेंट को गलत मारा था. ये सोच के गलत मारा था कि यहाँ पे बट है, बट नो, एवरीथिंग इज टैक्सेबल व्हेन इट कम्स टू इन्वेट. ठीक है, डिविडेंड इज टैक्सेबल एंड इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ऐसा नहीं है इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड हो गया, एवरीथिंग इज टैक्सेबल. इंटरेस्ट हो गया, इनकम हो गया, डिविडेंड, एवरीथिंग इज टैक्सेबल. तो ये स्टेटमेंट आपने गलत मार दी. यूर हियर विद द आंसर. इसका आंसर होगा डी directly, even if you're not reading the statement 2. So yes, be aware of such type of questions. अगर आपको you're not able to find out the answer directly, you can do a little brainstorming. और यहाँ पे आप देखोगे एक कि यहाँ तक अगर आपको स्टेटमेंट सही लग रहा है और यहाँ पे बट लिख दिया है, तो मेरे को थोड़ा फिशी लगा था, बट ये लॉजिक के साथ मैंने स्टेटमेंट गलत मारी थी. बट अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, एवरीथिंग इज टैक्सेबल when it comes to InvITs. And what are InvITs? InvITs are pool of fund from investor for infrastructural projects that you might be reading in the economy part. So when you read question number 22, it is a core conceptual question from the economy. In the post pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. तो वह ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे इन द पोस्ट पैंडेमिक एरा. सो व्हाट, बिकॉज क्यों इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे, ये स्टेटमेंट को हमको मिलना चाहिए. सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी. तो अगर कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, देयर इज इन्फ्लेशन, द सेंट्रल बैंक रेजेस द इन्फ्लेशन, दे रेज द इंटरेस्ट रेट, एंड दैट्स हाउ दे कैन काउंटरैक्ट द राइजिंग प्राइसेस. ठीक है, क्योंकि जनता के पास पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, अगर बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे, जनता के पास पैसे कम हो जाएंगे. सो दैट्स हाउ दे काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस बाय हाइकिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज राइट, एंड इसका आंसर ए होगा. कोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग. सो इससे व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ? सी, जो स्पीशी बेस्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू apply your presence of mind in the examination, but these type of questions you need to be very thorough with it. अगर आपको questions आते हैं which are core conceptual and this is what you study, then you can directly apply your brain and get these questions right. ठीक है, you need not to do any current affairs, you need not to do anything fancy, just study your routine static sources for economy and you will get these type of question right. And again, going further in the economy part, you will see the questions are little conceptual only. So this is the question, 23rd question. This was a little weird question because statement 2 में बहुत confusion था, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे. But statement 1 देखोगे, the carbon markets are likely to be one of the most widespread tools to fight against the climate change. So yes, carbon market are used as a widespread tool in the fight against climate change. But the statement 2 says the carbon market transfer resources from the private sources to the state. अब ये मेरे को नहीं लग रहा था कि सही होगा, बट यस, इफ यू रीड समथिंग अबाउट कार्बन मार्केट, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, बिकॉज थोड़ा, I mean, it is I don't know what the concept behind it, but yes, the statement, when I read the solution, this was right. I don't know
what they were trying to explain, but this statement doesn't explain the statement one. ठीक है, तो yes, इसका आंसर बी हो जाएगा. So while analyzing p-value, what we can learn from this question, just read something about what carbon market is, because solution is not that important. What is a carbon market? Carbon market provide incentive for reducing carbon emission by buying and selling permits for emissions. ठीक है. So this is what you must be reading in the environment. Just I'm not sure how to explain this statement very well, so you can read the solution online. But where I read, so this statement is right, but it does not directly explain the statement one. So इसका आंसर B दिया हुआ है. Again, 24th question: which of the following activities of Reserve Bank of India is considered to be sterilization? Conducting open market operation. Conceptual question. सीधा आगे बढ़ूंगा मैं इसमें. You should be knowing all these type of questions very well. In how many of the above are included in capital market? This is a repeated theme: capital market, money market, all these type of questions UPSC has been repeatedly asking. So which of the following are included in capital market? Capital market are long term, बाकी money market are short term. तो यहाँ पे आप देखोगे treasury bill and call money market are short term, while government bond market and stock market are capital market. ठीक है, तो इसका आंसर भी only 2 हो जाएगा. तो इन जनरल इफ यू सी अ ट्रेंड, अगर जहां पे भी ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ओनली ऑल 4 वाले आ रहे हैं, देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस जहां पे ओनली 1 या ओनली 4 दिया होगा. आंसर इज रिवॉल्विंग इन बिटवीन 2. सो डू अ प्रॉपर गेस वर्क, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बैकिंग विथ योर नॉलेज. सो ये है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू इलैबोरेट एंड एक्सट्रैपोलेट व्हाट द ऑप्शन इज, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. सो इलैबोरेट स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड. ठीक है, तो इसका मतलब you can see thoda आप try to extrapolate, try to elaborate, and whatever the option you choose should have the widest possible meaning and should not be narrow in any sense. ठीक है, तो small farmer and large field, इसका मतलब small farmer large field का मतलब बहुत सारे small farmer आ रहे हैं और large field पे मतलब कुछ बड़ा काम होने वाला है. ठीक है, marginal farmer organize in an marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operations. इसका आंसर तो यही है, but if you read the other option, if you see why other options are wrong, so you will find out that resettlement of large number of people uprooted from their countries due to war by giving them large cultivable land, which they cultivate collectively and share the produce. So it is talking about a resettlement of uprooted people due to war. थोड़े refugee की बात कर रहा है, so it doesn't make any sense. I don't know. But during the examinations also, I found that this option is not making any sense. Many marginal farmers in an area together make a contract with the corporate body, all that thing, but still it is very narrow in the sense. Small farmer, large field मतलब, और आप ये ऑप्शन को पढ़ोगे, many farmer in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operations. So yes, this is the widest option, this is the broadest option, and which is making sense with what is given here: small farmer and large field. So यहाँ पे देखोगे, the option D says the company extend loans, technical knowledge, inputs to small number of farmer and in an area, so they produce agriculture commodity required by the company. I don't know, company technical cheese. This is again not making any sense. So by reading the option D itself, I could understand, because I did not know what does that mean. Okay, I did not read this anywhere in the current affairs. I had no clue, but you have to make things up. Okay, in the examination, you have to back with your logic and with your knowledge also. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक से मेरे को लग रहा था कि these three options I found very narrow and this was the widest possible meaning which I could draw from this statement what it is saying. If you look at the question number 27, consider the following statement: the government of India provides MSP for Niger seeds. तो MSP के ऊपर there has been a question in previous year also. So whenever you do MSP, do it in a little depth in the economy part. यहाँ पे भी हम देखते हैं क्वेश्चन से क्या सीख पाएंगे. Niger is cultivated as a kharif crop and some tribal people इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर कुकिंग. तो ये स्टेटमेंट तो मेरे को लग रहा था कि अपने लॉजिक से सही होगी कि कोई ट्राइबल पीपल नाइजर सीड तो यूज करते ही होंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो बट लेट्स सी कि इन दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूजन था, एंड अगेन आई डोंट नो व्हाट आई डिड इन द एग्जामिनेशन, बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर सीड. तो ये लग रहा था कि नाइजर सीड पे एमएसपी तो देते ही है, बट इसमें कंफ्यूजन था कि खरीफ क्रॉप है कि नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर आप देखोगे, इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑल 3 होगा. नाइजर इज अ खरीफ क्रॉप. I had confusion. I must be having confusion during the examination in this statement only, because I knew कि government of India provides MSP for Niger seeds. ये मेरे को पता था. Some tribal people use, ये भी पता था. But I was confused whether it is a Rabi or Kharif crop. So you can go with only 2 or only 3. Again, extreme तो नहीं होगा मेरे हिसाब से. Only 2 या only 3 में only you have left with 50-50. Then either you mark this, either you mark that. So इसका आंसर तो C है. But if you see
Government of India provides MSP for how many crops? 22 crops, and which are 14 of which are Kharif, 6 of which are Rabi, and 2 of which are commercial crop. When you see the commercial crop, which is jute and copra, 6 Rabi crop are wheat, barley, gram, masoor, rapeseed and mustard, and safflower. एंड 14 खरीफ क्रॉप तो याद करना मुश्किल है, बट आप मेजर मेजर देखोगे तो पैडी है, जवार है, बाजरा है, मेज है, तूर है, नाइजर सीड है. This is an application-based question from the economy. So consider the following investments. We consider the following of about expenditure. So these type of questions are very repeated in economy. On these are very application-based, and this also require a presence of mind. So consider the following statement in consider the following investment in the following assets: brand recognition, inventory, intellectual property right, intellectual property, and mailing list of client. How many of the above are intangible? इसमें से inventory पढ़ोगे directly आपको लगेगा this is a tangible investment, and all these three are intangible. So yes, the question was not on the tougher side, but yes, it is not directly core conceptual question from the economy, but it is an application-based question. So the 29th question is talking about for the horizontal devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above as the criteria other than population? तो the 15th Finance Commission ने दो criteria use किए, population एंड इनकम डिस्टेंस. उसके अलावा और कौन से क्राइटेरिया 15 फाइनेंस कमीशन ने यूज किए हैं? दीज आर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स. ये इवन इफ यू रीड दीज टू ऑप्शंस यू विल फाइंड दैट दीज आर वेरी वेग. ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही हैं. सो यस, दीज टू ऑप्शंस आर रॉन्ग. इसका आंसर आ जाएगा ओनली 3. सो अगेन यू सी अ ट्रेंड कि एक्सट्रीम्स आंसर नहीं आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में ही आ रहे हैं, अगर 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो. यस, सो डोंट बी वेरी बायस्ड व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट कीप दैट ट्रेंड इन माइंड. The 30th question, I did not know answer, but एग्जाम में मैंने गलती से सही कर दिया था इसको. How many of the above does UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation Initiative focus for its investment? इन तीनों में से UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation किस पे फोकस करता है फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट? तो इसका आंसर यार डायरेक्टली बता देता हूँ, बिकॉज आई डो नॉट नो व्हाट. ये क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ ही दिया होगा. नहीं, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में सॉल्व किया था, एंड आई एलिमिनेटेड रिन्यूएबल एनर्जी एंड आई न्यू, और ये 3 के बेसिस पे मैंने मार दिया था, बट आंसर तो मैंने सही मारा था. आंसर तो इसका ओनली 3 था, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि इट इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होगी. आई मीन सॉरी, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट. तो अफोर्डेबल हाउसिंग हो सकती है, हेल्थ केयर हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है. मास रैपिड ट्रांसपोर्ट मेरे को लग रहा था एग्जाम में नहीं होगा, और मैं तुक्के से मार रहा था इसको. और obviously if I don't know about this question I should have left the question, but इसमें देखोगे healthcare is not part of investments when in UNOPS sustainable investment in infrastructure and innovation. तो इसका healthcare part नहीं है, all these 3 are part. but मैंने एग्जाम में mass rapid transport को हटाया था और इन तीनों को मारा था, और मैंने only 3 मारा था, बट मेरा आंसर फिर भी सही हुआ था. तो कैसे सही हो गया था? so let's not brag about it. So yes, we could solve 30 questions, and if you like the video then please drop some comments, please like the video, and I'll see you